हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 11th में घर्षण के बारे में बताऊंगा आपको कि घर्षण क्या होता है। चैप्टर 5 घर्षण। फ्रिक्शन। तो घर्षण सामान्यतः क्या होता है कि जितने भी हमारे पदार्थ होते हैं तो उनकी जो सतह होती हैं वो पूर्णतः चिकनी नहीं होती हैं। तो जो सतह होती हैं वो खुरदरी होती हैं। तो जब हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर रखते हैं तो उनके जो गड्ढे होते हैं और जो उठे हुए पार्ट होते हैं इनको हम एलिवेशन डिप्रेशन कहते हैं। तो ये आपस में मिल जाते हैं, इनकी इंटरलॉकिंग हो जाती है। अब हम किसी वस्तु को उसके ऊपर पहली वस्तु को स्थिर रखते हुए दूसरी वस्तु को खिसकाएं तो उनके बल लगाने पर वो सीधे ही चलना आरंभ नहीं करती है। वह प्रारंभ में आप धीरे धीरे इसमें बल का मान बढ़ाएंगे और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जबकि दूसरी वस्तु ठीक चलना आरंभ कर देती है। तो दो सतहों के बीच में ऐसा जो बल होता है जो कि लगाए गए बल का अपोज करता है, यानी गति का विरोध करता है, उसे हम घर्षण कहते हैं। वस्तुओं की सतह खुरदरी होती है। सतह पर सूक्ष्म गड्ढे होते हैं। जब किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के संपर्क में लाते हैं लाया जाता है तो दोनों की सतहों में इंटरलॉकिंग हो जाती है। अब दूसरी वस्तु को पहली वस्तु की सतह पर
चलाया जाए तो इंटरलॉकिंग के विरुद्ध बल लगाना पड़ता है। तो बस सीधे ही नहीं चल देती है, बल्कि आप पहले उसमें बल लगाएंगे और बल लगा करके उसको थोड़ा थोड़ा उसको बल बढ़ाते जाइएगा। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब वस्तु गति करना आरंभ कर देगी। तो इंटरलॉकिंग के विरुद्ध जो भी हम इसमें बल लगा रहे हैं, ये जो घटना होती है इस तरह की वस्तुओं के सतहों के बीच, इसे हम घर्षण कहते हैं। इस घटना को घर्षण कहते हैं। तो यानी कि हम जो बल लगा रहे हैं तो भी ये भी वो बस सतहों के बीच में भी एक बल काम कर रहा है जो कि लगाए गए बल का विरोध करता है, जिसको हम आंतरिक घर्षण बल कहते हैं। तो ये घर्षण बल क्या होता है? ये वस्तुओं की आपेक्षिक गति का विरोध करता है। जो आप एक वस्तु स्थिर है, उसके ऊपर दूसरी वस्तु को चला रहे हैं। जैसे मान लो फर्श के ऊपर आपने गेंद को लुढ़का दिया, तो फर्श और गेंद के सतह के बीच में जो बल काम करेगा उसे हम घर्षण बल कहेंगे। तो ये आपेक्षिक गति का विरोध करता है, इसीलिए गेंद थोड़ी देर लुढ़कने के पश्चात फिर वो स्थिर हो जाती है। आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। अब मैं आपको दे दूं इंटरलॉकिंग वगैरह किस तरीके से होती है। जैसे मान लो कि एक कोई वस्तु हो, ये सतह है, तो इसकी ये जो सतह जो होती है ऊपर की, ये ऐसे नहीं होती है, बल्कि इसमें इस तरीके से। तो ये जो सतह है ये खुरदरी सतह है। अब इसके ऊपर मान लो हमने कि दूसरी वस्तु को रख दिया, तो उसमें वो इस तरीके का होगा। जो ये जैसे एक मान लो वस्तु ये है, तो इसकी भी सतह खुरदरी होती है। तो इसमें होता क्या है, इस तरीके से। तो इसकी जो खुरदरी सतह है वो इस तरह से मिल जाती है, आपस में इंटरलॉकिंग हो जाती है इसकी। तो ये जो इंटरलॉकिंग होती है, अब मान लो कि हम इस वस्तु को यहाँ से चलाना चाहें, इसको जो है, तो इसको चलाने के लिए आपको बल लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बल लगाना पड़ेगा F। तो वो क्या है कि इस इंटरलॉकिंग को तोड़ता है। सीधा सीधा अर्थ ये है कि हम दो सतहों के बीच में इंटरलॉकिंग को तोड़ रहे हैं। अब उसको तोड़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ बल लगाना पड़ेगा। उसी बल को हम इसका घर्षण बल कहते हैं। तो जो हम इसको गति कराने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस गति का इस सतहों दोनों सतहों के बीच में एक बल उत्पन्न होता है जो कि इसकी गति का विरोध करता है। अब जैसे मान लो सपोज करो कि भाई आपके पास यहाँ एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक, और इस ब्लॉक पर आप बल लगा रहे हैं इधर की तरफ F। तो ये जो इसकी सतह है, इस सतह के समानांतर ही इस पर एक बल काम करेगा F, जिसको हम घर्षण बल कहते हैं। जब ये गति करता है तो इस पर का जो प्रतिक्रिया बल होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ काम करता है, R, इसे कहते हैं प्रतिक्रिया बल। प्रतिक्रिया बल
तो क्या होता है कि जैसे वस्तु का भार होता है तो भार के कारण इसमें प्रतिक्रिया बल होता है जो भाई, और ये सब पर होता है, सारी वस्तुओं पर प्रतिक्रिया बल काम करता है जो भाई, हर वस्तु का अपना खुद का भार होता है उसका जो। तो ये क्या है, ये आरोपित बल है। आरोपित बल। और ये यहां पर क्या है, ये घर्षण बल है। ये घर्षण बल है इसका। तो ये जो घर्षण बल होता है वो हमेशा आरोपित बल का विरोध करता है। तो घर्षण बल प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है, यानी F समानुपाती R। तो ये जो वस्तु जितनी भारी होती है उसमें घर्षण उतना ही ज़्यादा होता है, जो उसको खींचने में उतनी ही ज़्यादा अधिक बल लगाना पड़ता है। और जब वस्तु बहुत भारी होती है तो उसका प्रतिक्रिया बल भी बहुत ज़्यादा होता है। यही कारण है कि जो प्रतिक्रिया घर्षण बल है वो प्रतिक्रिया बल पर डिपेंड करता है। तो F इक्वल टू म्यू आर, या म्यू इक्वल टू F अपॉन आर। जहां म्यू ये नियतांक है, जिसे घर्षण गुणांक कहते हैं। म्यू का मान सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो जो चिकनी सतह होती है उसके लिए म्यू का मान 0 होता है, पूर्णतः चिकनी सतह। पूर्णतः चिकनी सतह के लिए म्यू इक्वल टू 0। शेष सभी सतहों के लिए अब पूर्णतः खुरदरी सतह होती है, पूर्णतः खुरदरी सतह के लिए म्यू इक्वल टू 1। इसका मतलब यह है कि म्यू का जो मान होता है वो 0 से अधिक होता है और 1 से कम होता है, क्योंकि कोई भी सतह न तो पूर्णतः चिकनी होती है और न पूर्णतः खुरदरी होती है। तो इस म्यू का मान 0 और 1 के बीच में इसका मान होता है। जैसे 0.2 हो गया, 0.1 हो गया, 0.25 हो गया, 0.35 हो गया, 0.5 हो गया, इस तरह की इसकी वैल्यूज होती हैं। जैसे खुरदरापन इसका बढ़ता जाता है वैसे ही म्यू का मान भी बढ़ता जाता है। तो इसका नियतांक आप देख सकते हैं, म्यू विमाहीन होता है, विमाहीन व मात्रकहीन। तो इसकी कोई विमा नहीं होती है जो, और इस म्यू का मान भिन्न भिन्न सतहों के लिए ऐसे मैंने लिखा है, म्यू का मान सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब इससे संबंधित घर्षण के कुछ नियम हैं इसमें।
घर्षण के नियम। घर्षण के नियम क्या क्या हैं इसमें? नंबर 1, घर्षण वस्तुओं की गति का विरोध करता है। यह वस्तुओं के संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। यानी कितना एरिया कांटेक्ट में, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, बस सतह की प्रकृति से लेना देना है इसका जो है। सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। और आप इसमें देख सकते हैं कि जो घर्षण गुणांक है तो इस घर्षण के कारण क्या होता है कि बियरिंग टीयरिंग बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि जो पदार्थ होते हैं वो बहुत जल्दी घिसपट जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि नुकसान होता है जो ये। इसके कारण ऊर्जा हानि होती है, क्योंकि आपको घर्षण के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है, और जब कार्य करेंगे तो ऊर्जा लॉस होती है। तो ये हैं घर्षण के नियम, और घर्षण क्या होता है, घर्षण किस पर डिपेंड करता है, ये मैंने आपको बताया। इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा। आगे मैं आपको बताऊंगा घर्षण के प्रकार। थैंक यू।